सो आज के इस लेक्चर में फ्रिक्शन पर कुछ एग्जांपल और हम करेंगे। जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ एक सरफेस है और इस सरफेस पर इधर से हमारे पास कोई एक ब्लॉक है। मैं मान लेता हूँ कि 2 kg का या m ब्लॉक है, तो मास m हो गया, कुछ मान लेते हैं, और ये एक रफ सरफेस है। यदि आप चाहते हैं कि ब्लॉक यहाँ रुका रहे तो आपको इधर से फोर्स लगाना होगा, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अब मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू मान लेता हूँ, और ये मैंने मान लिया कि ये इधर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। सो द सरफेस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। सो हमें ये मिनिमम वैल्यू म्यू की निकालना है, जिससे ब्लॉक जो है उस वॉल पर ही रहे, स्लाइड न करे। सो फाइंड minimum value of mu for which block does not slide on the wall। यदि आप ये नहीं लगाएंगे तो ब्लॉक जो है गिर जाएगा। तो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है। सबसे पहले FVD बना लिया जाए। तो मैंने ये ब्लॉक बना लिया, मास m है, सो इधर की तरफ mg लगेगा, फिर नीचे आना चाहेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। मिनिमम निकालना है तो लिमिटिंग हो गया। अब ये आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, है ना, जो हम ग्राउंड से लगा के देखते हैं। तो यदि आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, क्योंकि इधर एक्सलेट कर रहा है, तो यदि इसका एक्सलेशन है इधर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। तो फोर्स कौन सा लगेगा? जो वॉल नॉर्मल फोर्स लगाएगी, तो नॉर्मल फोर्स एन लगाएगी, ये वॉल लगाएगी, क्योंकि वॉल के कांटेक्ट में है, तो वॉल पर नॉर्मल ब्लॉक लगाएगा और ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स वॉल लगाएगी। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये ग्राउंड फ्रेम से जो है आपको जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो मैं यहाँ पर जो फ्रेम मान ले रहा हूँ वो मान ले रहा हूँ फ्रॉम ग्राउंड, मतलब हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। हम ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ये अपने को दिखेगा। अब n जो है वो m इंटू ए के इक्वल होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्यों ऐसा होगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में लगने वाला केवल एक फोर्स है, नॉर्मल, एंड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो वर्टिकल की लगाएंगे, FL इज इक्वल टू mg, ये हो गया सेकेंड। अब FL जो है वो म्यू इंटू n के इक्वल होगा, तो म्यू वन इज इक्वल टू mg हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर आगे सॉल्व कर देता हूँ। सो म्यू n की वैल्यू आप फर्स्ट से देख ही रहे हैं, ये आ जाएगा, और इधर की तरफ mg है ही, सो m से m कैंसिल हो गया। सो एक जो म्यू की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? g बाई a की इक्वल हो जाएगी। सो अब जितना कम एक्सेलरेशन देंगे म्यू की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा चाहिए आपको। सो ऐसे बता सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं म्यू मेरे पास 0.5 है, तो यहाँ पर आपको a कितना चाहिए? ये यहाँ आ जाएगा, तो g बाई 0.5 2g का मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना लार्ज एक्सेलरेशन यदि आप इस वॉल को दे सकते हैं तब तो ये बिना फोर्स लगाए यहाँ रुका रह सकता है, अदरवाइज। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द म्यू। सो जो म्यू की वैल्यू है फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, म्यू या तो इतना हो या तो फिर इससे ज़्यादा हो। सो मैं तो आपसे केवल मिनिमम पूछा था, तो आपका आंसर हो गया, बट आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, फॉर ब्लॉक टू बी at rest mu should be greater than or equal to g by a। so g by a के इक्वल या बराबर होनी चाहिए। अब यदि आप यहाँ पर म्यू नहीं लेते हैं तो कभी भी ये जो है यहाँ नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि म्यू नहीं होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप जीरो हो जाएगा। इधर की तरफ म्यू जीरो है, सो आया ही नहीं। सो आप स्मूथ वॉल पर कभी भी इस ब्लॉक को नहीं रोक सकते हैं। यदि आपको रोकना है, वहाँ पर रुका रहे बिना बाहर से फोर्स लगाए, तो आपकी वॉल जो है वो रफ़ होना ज़रूरी है। और रफ़ होने के लिए कितना मिनिमम म्यू होना चाहिए? g बाई ए के इक्वल। सो आपका म्यू g बाई ए या इससे ज़्यादा होगा तो आपका ब्लॉक जो है वॉल के कांटेक्ट में रह सकता है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक दिया हुआ है। सो मान लिया मैंने कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, और ये एक प्लेन सरफेस पर, स्मूथ सरफेस है, मतलब यहाँ म्यू जीरो है, और इधर की तरफ हमारे पास एक
यहाँ पर ब्लॉक है, सो यहाँ डेफिनेटली यहाँ फ्रिक्शन होगा ही होगा। सो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। आपको बाहर से फोर्स लगाना है जिससे ब्लॉक जो है वो वेज पर क्या हो, रेस्ट में रहे। हम बड़े वाले को इसको तो वेज लिख देते हैं कि वेज है, और ये वाला जो है हमारा क्या है, वो ब्लॉक है। सो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम फोर्स की, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन द वेज। तो वेज पर वहाँ पर रेस्ट में है। यदि आप उस अभी मैंने देख रहा था एक्सेलेरेशन नहीं देंगे तो गिर जाएगा। सो आप जो है इसको ग्राउंड फ्रेम से ही, आप दोनों फ्रेम से लगा सकते हैं। तो हम तो ग्राउंड फ्रेम से लगा रहे हैं, आप चाहें तो ब्लॉक के ऊपर बैठ करके भी लगा सकते हैं। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से इसका हम एक बार FBD बना के देख लेते हैं। सो हम इसका छोटे वाले ब्लॉक को बनाएंगे, इधर की तरफ mg होगा, ये नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर होगा, क्योंकि मिनिमम है तो लिमिटिंग वैल्यू पर, और ये इधर ब्लॉक के कांटेक्ट में है। सो इधर से इस पर नॉर्मल लगेगा और इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, a होगा। ये आ गया। अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, वेज प्लस ब्लॉक के लिए क्वेश्चन लगाऊंगा। सो वेज प्लस ब्लॉक, यदि आप ये ले रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। ये तो वेज के लिए हो गया। अब आप F निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले A निकालना होगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अब आप यहाँ पर केवल ब्लॉक के लिए देख लीजिए। सो फॉर ब्लॉक के लिए जो n की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, m इंटू ए के इक्वल होगी। ये दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ऐसे हो गया, n इधर है और एक्सेलेरेशन इधर है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलेरेशन, ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है। सो FL इज इक्वल टू mg हो गया। FL किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू n, एंड दिस इज mg। सो म्यू n की जो वैल्यू है वो m इंटू ए है, और यहाँ पर m इंटू g है। सो m से m कैंसिल हो गया। सो आपके पास a की वैल्यू आ गई। a कितना हो गया, g बाई म्यू। यदि आप इससे कम एक्सेलेरेशन देंगे तो आपका ब्लॉक जो है वहाँ स्लाइड कर जाएगा। सो एक्सेलेरेशन आ गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में यदि आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, g बाई म्यू के इक्वल हो जाएगी। सो आप देखिए आसानी से लग जा रहे हैं क्वेश्चन। सो आप पूरा पीछे का रिवाइज कर सकते हैं। ये न्यूटन्स लॉज हम पढ़ रहे हैं। न्यूटन्स लॉज में फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। न्यूटन्स लॉज में एक सेंट्रल इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगना चाहिए। आपने सिस्टम पर पूरा फोर्स लगा दिया है। ये नीचे मैंने इंडिकेट नहीं कर रखा है, ये जो अपना ये लोअर सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, तो इसका म्यू की वैल्यू 0 है। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जरूर लगेगा, नहीं तो यहाँ से गिर गया होता। तो पूरे सिस्टम में मैंने बाहर से फोर्स F लगा दिया, तो F किसके इक्वल हो जाएगा, m प्लस m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अब आप जो है FBD बना करके इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं ग्राउंड से नहीं देख रहा हूँ, इस वेज के ऊपर से बैठ के देख रहा हूँ। तो वेज का अपना एक एक्सेलेरेशन है, तो उसमें एक नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम लग जाएगा। तो मैं उसको भी वहाँ से भी लगा के दिखा देता हूँ। सो ये अदर मेथड है, अल्टरनेटिव वे। तो मैं इसको कहाँ से देखूँगा, फ्रॉम वेज को मैंने रेफरेंस फ्रेम बना लिया। तो वेज का चूँकि एक्सेलेरेशन है, सो वेज कौन सा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब पहला इक्वेशन तो देखिए टोटल फोर्स का बाहर से लिखना पड़ेगा। सो m प्लस m इंटू ए, ये हमने लिख लिया। टोटल सिस्टम का मास m प्लस m है, उसका एक्सेलेरेशन a है और ये फोर्स लग रहा है। अब हम जब वेज में बैठ करके इसको देखेंगे, सो मेरे पास FBD में कौन कौन फोर्सेस लगेंगे ये देखना होगा। एक तो रियल फोर्स mg है, वो नीचे लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर कंटेक्ट में तो फ्रिक्शन FL लगेगा ही लगेगा। इसके बाद इधर की तरफ से ये वेज कांटेक्ट में है, सो इधर से आपको ये वाला नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ही लगेगा। इसके बाद जो हमारा वेज है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो जिधर की तरफ वेज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा। तो इधर की तरफ आप एक इस पर स्यूडो फोर्स लगाएंगे m इंटू ए, ये नॉन यूनिवर्सल फोर्स हो गया। सो ये जो मैंने फोर्स लगा दिया है ये एक स्यूडो फोर्स है। क्यों स्यूडो फोर्स लगा दिया, क्योंकि मैं एक नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम में हूँ, वेज में बैठ करके मैं इसको देख रहा हूँ, है ना। जो ऑब्जर्वर है ये मैंने आप
यहाँ पर बना सकते हैं। ये ग्राउंड हो गया, M यहाँ पर हमारा ये ब्लॉक है M मास का, एंड ये हमारा ऑब्जर्वर है। सो दिस इज योर ऑब्जर्वर। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलेरेशन ऐसे आगे जा रहा है और हमने इसे फोर्स। तो ये ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा हुआ है, मतलब जो इस वेज के ऊपर बैठा हुआ है, उस वेज का अपना एक्सेलेरेशन है, इसलिए इसका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। तो वो एक्सेलेरेशन के अपोजिट, एक्सेलेरेशन किधर के है, लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, इसे राइट टू अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब ये ऑब्जर्वर इसे देखेगा तो ये ब्लॉक उसको रेस्ट में दिखेगा, ना तो नीचे स्लाइड कर रहा है ना इधर जा रहा है, क्योंकि वो तो ब्लॉक में ही बैठा है। तो पूरा सिस्टम उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है। सो ये जो उसके लिए दिखेगा, उस ऑब्जर्वर के लिए वो ब्लॉक किस में होगा, रेस्ट में होगा। सो फॉर ऑब्जर्वर ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या हो गया। एक तो नॉर्मल फोर्स m इंटू ए के इक्वल हो गया रेस्ट में, तो टोटल फोर्स 0 होगा, तो n इज इक्वल टू एम ए, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं है, सो एफ एल विल बी इज इक्वल टू एम जी, एफ एल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो एम जी हो गया। सो म्यू एन की वैल्यू एम ए इज इक्वल टू एम इंटू जी। सो यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। सो ए की जो वैल्यू है वो जी बाई मी के इक्वल हो गया। अब आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो देयर फोर एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए की वैल्यू कितनी है, जी बाई म्यू है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि आप किस फ्रेम से काम कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉज केवल और केवल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही एप्लीकेबल होते हैं। जैसे हमने पहले इनर्शियल लगाया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद भी यदि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉज लगाना चाहते हैं, सो हम अपनी तरफ से एक फोर्स लगाएंगे। ये रियल फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स बोल सकते हैं, सीडो फोर्स बोल सकते हैं इसको। तो हमें ये एडिशनल फोर्स लगाना होगा। यदि आप ये एडिशनल फोर्स नहीं लगाते हैं, सो न्यूटन्स लॉज से हम करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉज जो है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इस पार्ट में हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे। कभी कभी अपने से पूछ लेता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। सो एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया कि मेरे पास एक सरफेस है, रफ सरफेस मान लिया। इस रफ सरफेस पर हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, से ब्लॉक M है। इस पे मैंने इधर फोर्स लगा दिया, तो आगे जाना चाहेगा तो इससे पीछे फ्रिक्शन लगेगा। सो ये फ्रिक्शन कौन सा लग गया, लिमिटिंग। सो ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। कंडीशन ये है कि ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड, मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अब मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक बनाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगा है, mg। इधर की ओर मैंने F लगा रखा है, इधर की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL हो गया, और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N आ गया। ये हमने बना लिया। सो कॉन्टैक्ट फोर्स आप निकालिए। आप पहले इनका नॉर्मल है, जैसे यहाँ पर क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए, एक FL और एक नॉर्मल। सो ये तो इधर की तरफ कौन सा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स हो गया, नॉर्मल N हो गया। और यदि आप इसको यहाँ की तरफ ले रहे हैं, सो ये इधर की तरफ हो गया कौन सा, R, इधर की तरफ R हो गया। ये मैंने नॉर्मल रिजल्टेंट मान लिया, R लिख देता हूँ रिजल्टेंट, और ये उनके बीच का एंगल फाई। तो ये जो एंगल है इसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे। सो आप देखिए इसके सामने वाली साइड ये कौन सी हो जाएगी, FL हो जाएगी। सो मैं tan फाई लगा देता हूँ। सो tan फाई ये एंगल लेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सो दिस इज FL डिवाइड बाई N, या आप ऐसे ले सकते हैं, तो ये एंगल भी फाई होगा। सो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली बेस हो जाएगी, तो FL हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर लिखूँगा tan फाई, सो FL जो है वो किसके इक्वल होगा, म्यू एस इंटू एन डिवाइड बाई एन, तो कैंसिल हो गया। सो tan फाई विल बी इज इक्वल टू म्यू एस, और यहाँ पर फाई की वैल्यू लिख सकते हैं, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू के इक्वल हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू
tan इनवर्स म्यू यहाँ पर आ गया। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। यदि जब कोई ब्लॉक स्लाइड करने की कंडीशन में होगा उस टाइम पर उस पर लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है वो आर, वो कंटैक्ट फोर्स हो गया। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन कंटैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन कंटैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। कभी पूछ ले कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं। सो व्हेन ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड देन द एंगल बिटवीन कंटैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो ये लिख देता हूँ मैं, एंगल बिटवीन कंटैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल when block is just about to slide। जब ब्लॉक स्लाइड करने की कंडीशन में है तो उस समय का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। सो tan phi इज इक्वल टू म्यू एस, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसे हम आसानी से बता सकते हैं। कंटैक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडीज आपस में कंटैक्ट में होती हैं तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती है वो कंटैक्ट फोर्स होता है। कंटैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। कंटैक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल कहलाएगा और जो कंटैक्ट सरफेस के पैरेलल है वो फ्रिक्शन कहलाएगा। तो पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो फ्रिक्शन और जो नॉर्मल डायरेक्शन में है वो नॉर्मल है। तो इस सेक्शन में मैं अभी आपको एंगल ऑफ रिपोज समझाऊंगा। सो नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इसके लिए हमें इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने मान लिया कि एक ग्राउंड है और यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इधर की तरफ जो है एक हमने ब्लॉक रख दिया और इस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू है। और आप धीरे धीरे यहाँ से सरफेस पर इसी के साथ आप इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो आप ऊपर उठाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो मान लेता हूँ वो एंगल कितना है? अल्फा है। सो इंक्लाइंड प्लेन का वह एंगल जिस पर ये ब्लॉक क्या करेगा? नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। तो अल्फा सिंबल से मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज को। सो द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ लिख देता हूँ द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन for which block begins to slide is called angle of repose, तो इंक्लाइंड प्लेन का वह एंगल जिस पर ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। स्लाइड करना स्टार्ट करने का मतलब है कि फ्रिक्शन कौन सा लगा उस पर? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा, तो एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में बना देता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं सब आपको पहले बता रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। अब मैं यहाँ डायरेक्ट बना दूंगा। तो यदि मैं mg बनाता हूँ, से mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक उसके परपेंडिकुलर mg cos अल्फा, एक नीचे की तरफ होगा इंक्लाइंड प्लेन में, दैट इज mg sin अल्फा। डायरेक्ट बना दिया मैंने। इधर की तरफ नॉर्मल और ब्लॉक नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर है ना। सो ये ब्लॉक है। यदि आप यहाँ पर इसके बनाना चाहें तो एक तो फोर्स कौन सा लगेगा? mg, एक इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल, नीचे जाना चाहेगा तो fl। अब मैंने क्या किया? mg के दो कंपोनेंट ले लिया, एक इसके नॉर्मल सरफेस के mg cos अल्फा, एक नीचे mg sin अल्फा, ऊपर नॉर्मल और fl। अब चूंकि ब्लॉक स्लाइड तो कर नहीं रहा है, तो पहली बात तो नॉर्मल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? mg cos अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा नीचे भी स्लाइड नहीं कर रहा तो एक्सलेशन है नहीं, सो जो fl है वो किसके इक्वल हो जाएगा? mg sin अल्फा के इक्वल आ गया। mg sin अल्फा जो है fl म्यू इंटू n होता है, तो म्यू n इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? mg sin अल्फा। अब आप n की वैल्यू लिख दीजिए। सो आगे आप जब देखेंगे तो म्यू
एन की वैल्यू है कितनी है एम जी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू इधर की तरफ कितना आ गया है एम जी साइन अल्फ़ा। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा। सो जो म्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो इट इज साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा। सो म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया tan अल्फ़ा के इक्वल हो गया। सो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। सो आ गया। सो यदि आप जो है tan इनवर्स म्यू के बराबर इसका एंगल रखते हैं तो ब्लॉक स्लाइड करेगा, अदरवाइज स्लाइड नहीं करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा देता हूँ। नोट में इफ थीटा एंगल इंक्लाइन प्लेन का इफ थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू अल्फा देन ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन तो वो जो है इंक्लाइन प्लेन के रहेगा। और फ्रिक्शन कौन सा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन will be static फ्रिक्शन। और उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टैटिक की एम जी साइन अल्फ़ा की इक्वल होगी। और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यदि लगेगा तो ये आ जाएगा। और यदि उससे ज़्यादा हो गया एंगल इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा देन ब्लॉक विल स्लाइड। और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो वो इंक्लाइन प्लेन पर क्या करेगा स्लाइड करेगा ऑन द इंक्लाइन प्लेन। और फ्रिक्शन कौन सा होगा काइनेटिक। सो फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। यदि वो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू के इंटू एन होगी। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के और एन किसकी इक्वल है एम जी कॉस अल्फ़ा के। यदि इसके अलावा और कोई फोर्सेस लग रहे हैं तो हम वहाँ पर उनको बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसे यदि हमने किसी भी ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन में रख दिया है, ये जैसे हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, पहले एंगल कम था, आप इसको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते गए, एक ऐसा एंगल आएगा जब वो जस्ट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो नीचे क्यों स्लाइड करने की टेंडेंसी है क्योंकि एम जी का एक कंपोनेंट नीचे लग रहा है एम जी साइन अल्फ़ा। जैसे ही नीचे एम जी कंपोनेंट नीचे लाना चाहेगा तो फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा ऊपर। आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका ये अल्फ़ा बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ेगा तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी। यदि ये बढ़ता जाएगा तो पीछे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन कितना होगा ये उन सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है और फ्रिक्शन की अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे अधिक वो सरफेस फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन किसी बॉडी पर दो सरफेसेस अप्लाई करते हैं आपस में, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। सो मैंने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। सो एक क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका मान लिया एंगल कितना है 30 है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। सो ब्लॉक begins to slide when angle of inclined plane is 30 degree. Find coefficient of static friction. यह भी आपको मैंने सिखाया है। एंगल ऑफ रिपोज पूछ रहा हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। जस्ट ब्लॉक जब स्लाइड करना चाहेगा उस समय म्यू किसके इक्वल होगा tan अल्फ़ा के बराबर होगा, जहाँ पर अल्फ़ा जो है एंगल ऑफ रिपोज है। सो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर tan कितना हुआ है 30। सो म्यू बाई tan 30 इज 1/√3। तो जब म्यू की वैल्यू 1/√3 होगी उस टाइम पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। सो यदि आपका एंगल 30 डिग्री से कम है तो ब्लॉक वहीं पर रहेगा और 30 डिग्री से ज़्यादा है सो ब्लॉक क्या करेगा उस पर एक्सेलेरेट करेगा।
तो यदि हमारा मान लिया आगे चल के अपने से एक्सेलेरेशन पूछता है कि ब्लॉक यदि यहाँ चले तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि स्लाइड कर रहा है कि नहीं। आप 30 से ज़्यादा एंगल कर दीजिए तो स्लाइड कर जाएगा, और 30 से एंगल कम है तो उस पर स्लाइड नहीं करेगा। तो हम ये एक्सेलेरेशन अभी आगे निकालना सीखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलेरेशन निकालना सिखाऊंगा। तो जैसे मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड से थीटा एंगल पर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और उस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m मान लिया, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया है, म्यू दिया हुआ है। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक चल रहा है ना, हमने पहले से उसको स्लाइड करके छोड़ दिया। इफ ब्लॉक इज मूविंग अप, तो यदि ब्लॉक कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा हमें ये बताना है। सो यार अपने को यहाँ बहुत आसानी से बताया जा सकता है, ये आपको डायरेक्शन मैंने सब सिखा रखा है। सो आप देख लेना, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है। तो कौन कौन फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा इधर की तरफ mg साइन थीटा, mg का नॉर्मल कंपोनेंट लगेगा इसके, तो mg कॉस थीटा, इधर की तरफ नॉर्मल n। ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड लगातार कम होती रहेगी, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। और ये एक फोर्स और लेगा इधर, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा। यदि आप कोई और फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो जो कि इस ब्लॉक पर mg भी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिधर की तरफ नेट फोर्स होगा हमेशा जो है एक्सेलरेशन उधर ही होगा। अब आप देखिए परपेंडिकुलर टू प्लेन यदि आप लेते हैं, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा, ये फर्स्ट हो गया। अब डाउन द प्लेन हम लोग यदि लगाएंगे तो कौन से फोर्स लग रहे हैं डाउन द प्लेन, एक तो लग रहा है mg साइन थीटा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा mg साइन थीटा प्लस fk, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इधर हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस fk किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एन। सो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू ma। सो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। सो आप यहाँ से m कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सो आपका एक्सेलरेशन आ गया, देखिए कितना, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू जी, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको, काफ़ी आसान था। अब मैंने ये क्यों कंपोनेंट लिया, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, वैसे ये अब आपको अपने आप ही आने चाहिए। सो यहाँ पर मैंने ब्लॉक लिया, इसमें एक फोर्स लगेगी कौन सा, एक तो mg, एक इसके 90 डिग्री पर नॉर्मल, चूँकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन काइनेटिक। अब मैंने mg के कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि मोशन किधर है, इंक्लाइंड प्लेन, तो जिधर मोशन होता है उस डायरेक्शन में, और उसके 90 डिग्री पर ही हम कंपोनेंट लिया करते हैं। सो 90 डिग्री पर ऊपर इसके एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है n इज इक्वल टू mg cos थीटा। डाउन द प्लेन एक फोर्स mg साइन थीटा है और एक फ्रिक्शन है, सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक फोर्स कौन सा हुआ, mg साइन थीटा प्लस fk इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर mg साइन थीटा प्लस म्यू, fk किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू ma, और n की वैल्यू मैंने ऊपर बता दी है। सो साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू जी, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है, सेकंड में है कि इफ ब्लॉक इज मूविंग डाउन द प्लेन, इफ ब्लॉक इज मूविंग डाउन, नीचे की तरफ ब्लॉक जो है चल के आ रहा है, सो काफ़ी आसानी से आ जाएगा। सबसे पहला काम है हमें अपना एफईडी बनाना। सो ये मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया, ये ब्लॉक है, ब्लॉक की वेलोसिटी इधर की तरफ है, और इधर ही की तरफ इस ब्लॉक का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इधर क्यों होगा ये देखते हैं, एक्सेलरेशन ऊपर भी हो सकता है ना। सो अभी इसको
मैं हटा देता हूँ, फिर देखते हैं कि हम इसे इधर लेंगे या नहीं लेंगे। वेलोसिटी बना लेते हैं पहले। इसके नॉर्मल डायरेक्शन में ये n हो गया, और इधर की तरफ ये कौन सा हो गया mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा हो गया mg sin थीटा। चूँकि ब्लॉक नीचे जा रहा है सो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लेगा, ऊपर लेगा। अब आप देखिए यदि mg sin थीटा ज़्यादा है fk से तो एक्सेलेरेट करेगा, fk ज़्यादा है mg sin थीटा से तो वो रिटार्ड करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि हम किधर की तरफ मान रहे हैं। सो मैं फॉर द टाइम बिंग इसको इधर ही मान लेता हूँ कि इधर ही की तरफ है। वैसे वो उसका अपोजिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले n की वैल्यू लिखूँगा मैं। n किसके इक्वल हो गया, mg cos थीटा के। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा मैं डाउन द प्लेन मान लेता हूँ, तो नीचे वाला मान लो फोर्स बड़ा है, तो mg sin थीटा माइनस fk, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो यहाँ पर होगा mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो यहाँ पर हो गया mg sin थीटा माइनस म्यू n किसके इक्वल है, mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो m से m जो है वो कैंसिल हो गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू जी। अब यदि ये प्लस में आता है सो डाउन द प्लेन है, और माइनस में आता है तो अप द प्लेन है। तो प्लस माइनस क्या होगा, साइन थीटा यदि इससे ज़्यादा है तो नीचे की तरफ ही होगा, और साइन थीटा इससे कम हो गया तो ऊपर की तरफ होगा। सो हम ये बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। सो एक्सप्रेशन निकालना सीख गए हम इंक्लाइंड प्लेन पर।